हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। ये आज के वीडियो में मैं फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ और ये अपडेट है आपका करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स पार्ट थर्ड जो है फरवरी मंथ का, आपको इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में मैं करंट अफेयर के साथ याद करते हुए जो है ट्रिक्स के रूप में जो है मैं याद करवाते जाऊंगा। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये करेंट अफेयर्स जल्दी याद नहीं होता, नाम हम भूल जाते हैं। तो साथ में मैं याद करने का कुछ कोशिश करूंगा जिससे ताकि आपको याद हो जाए। तो अंत तक इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। चलते हैं हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्क्रीन पर देखते हैं। ये जो है हमारा फर्स्ट नंबर जो है अपडेट है, जिसमें दिए हुए हैं जेवलिंग एंटी टैक गाइडेंस मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेवलिन जो है, आप लोग सबसे पहले जेवलिन है तो आप लोग जो है नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे, जो ये थ्रो फेंक रहे थे ऐसे करके, जो भाला टाइप से चीज जेवलिन बोलते हैं उसको, जो थ्रो कर रहे थे। तो उसी टाइप की ये मिसाइल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड मिसाइल है। मीन एयर में अगर कोई चीज उड़ रहे हैं तो उस तरीके को उसको हम लोग यहाँ से टारगेट करके उसको उड़ा सकते हैं। तो ये गाइडेड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो हमारा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस। ठीक है, ये जो है हमारा कंट्री का नाम है, जो इस कंट्री ने इस इसको विकसित किया, जिसमें भारत भी सहयोग जो है दे रहा है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। इसमें दिए हुए भारत और अमेरिका भारत की रक्षा जरूरतों के लिए जेवलिन एंटी टैक गाइडेंस मिसाइलों के खरीद और स्व उत्पादन की योजना बना रहे हैं। तो भारत और अमेरिका जो है भारत की रक्षा जरूरतों के लिए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइलों खरीद और साथ में मिलकर ये उत्पादन करेंगे, योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो जेवलिन एक मानव पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसे भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अमेरिकी रक्षा कंपनियों रेथियन और लॉकहीड, ठीक है नाम याद रखिएगा, रेथियन और लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया था। यह मिसाइल युद्धक टैंकों, हल्के सैन्य वाहनों, बंकरों, किलेबंदी और हेलीकॉप्टर के खिलाफ प्रभावी है। मीन उस पर यह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा क्या नाम है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल जो है विकसित किया है, जिसमें भारत जो है उसको उससे खरीदेगा भी और साथ में उत्पादन की योजना बना रहा है। और ये किसके लिए जो है कारगर है, तो युद्धक टैंक है, हल्के सैन्य वाहन है, बंकर है, किलेबंदी, हेलीकॉप्टर के खिलाफ जो है हम लोग गाइड करके उसको मार सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो ये जो है आपको चीजें समझ आई होगी और आपको याद हो गया होगा, मैंने 2 बार 3 बार रिपीट किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या बनाया, तो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल अमेरिका ने इस चीज को बनाया है, विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व राज्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल। ठीक है, ये केरल जो है उस राज्य में परम्बिकुलम, ठीक है, आपका टाइगर रिजर्व राज्य किस राज्य में स्थित है। ये करंट अफेयर्स में कैसे है आपको आंसर डिस्क्राइब करूंगा तो बताऊंगा, पहले इसको याद करने का तरीका समझते हैं। परम्बिकुलम, ठीक है, परम्बिकुलम जो है केरला। ठीक है, करेला का सब्जी और परवल का सब्जी दोनों बनेगा। ठीक है, करेला और परवल क्या है, दोनों सब्जी का नाम है। तो परम्बिकुलम जो है और केरल, ठीक है, परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व। और किसके लिए ये परम्बिकुलर मतलब परवल और केरला जो है, करेला जो है ये दोनों मिलके सब्जी कौन खाता है इस चीज को, तो टाइगर खाएगा इसे। तो इसका मतलब परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो करेला और परवल का सब्जी कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। ठीक है, तो परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, केरला में स्थित है। आपको ये चीजें याद हो गया होगा, परवल और करेला का सब्जी कौन खाएगा, तो टाइगर खाएगा। ठीक है, आपको देखते हैं नेक्स्ट क्या अपडेट है इसमें। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग के द्वारा किए गए एक जीव सर्वेक्षण में 15 नई प्रजातियां दर्ज की गई है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे ये रिजर्व जो केरला में स्थित है। और इसमें जो है जीव संरक्षण में मतलब जो है जीवों को रक्षा किया जा रहा है, कंजर्व करके रखे जाते हैं, जिसमें 15 नई प्रजातियों का मामला दर्ज किया गया है। और यह रिजर्व केरल के पलक्कर और त्रिशूल जिलों में स्थित है। कौन कौन सा जिला है, तो पलक्कर पालक का सब्जी और
साथ में त्रिशूल, ठीक है, और ये स्थित है। और ये जो है 391 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, बस स्थित कहाँ है और ये परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, इतने क्वेश्चंस आते हैं। इसे 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें जो है टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही फेमस है, आप लोग यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, यही इनका एंट्री गेट है, मेन गेट का ये फोटो है। और इसके बाद परम्बिकुलम सोलायार और धेक्करी नदियाँ रिजर्व होकर बहती है, मतलब इसमें ये नदियाँ भी क्या है, रिजर्व है, और जो इसकी जैव विविधता का समर्थन करती है, जैव विविधता का ऐसा क्या करती है, तो इसको सपोर्ट करती है, लाइक मतलब जो है वहाँ के जानवरों को पानी पीने में, जो भी टाइगर हैं और अन्य प्रजातियां हैं जो है वो वहाँ के जीवन यापन के लिए बहुत ही कारगर है। वहाँ पेड़ पौधे अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे मतलब वहाँ लगे रहते हैं। वर्क करने का मतलब फिर से नया जो है रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का। तो ऐसे तरीके से जो है वहाँ वाटर का जो भी इम्पोर्टेंस होता है ये नदियाँ पूरा कर देती है। उसके बाद जो इसकी जैव विविधता का समर्थन करती है, रिजर्व 4 आदिवासी समुदायों का घर है। इस रिजर्व में जो है 4 आदिवासी समुदायों का भी घर है। क्या है नाम, तो कादर, मालासर, मुदवर और मालासर, ठीक है। ये जो है आदिवासी समुदाय का नाम है, जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर 6 कॉलोनियों में रहते हैं। ये कॉलोनियों कितना है, 6 कॉलोनी में ये यहाँ पे रहते हैं। तो परवल और करेला का सब्जी कौन खाएगा, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर खाएगा। और जगह का क्या नाम है, जगह का नाम बताइए, तो त्रिशूर और पलक्कर, ठीक है। क्या नाम है, त्रिशूर और पालक और त्रिशूर, पलक्कर और त्रिशूल, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट में समझते हैं। सेकेंड नेक्स्ट हमारा अपडेट 3rd नंबर का है। इसमें जो है हमें बताया जा रहा है कि भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम मीन जो है आर्ट वॉल, वॉल पे जो है कुछ आर्ट किया जा रहा है, और साथ में जो है इसमें कुछ पत्थर वगैरह का भी यूज करके उसको तराश कर नया चीज बनाने के लिए जो म्यूजियम का ये चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। क्या नाम है, फिर से बोलते, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ठीक है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यस म्यूजियम भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की 150वीं साल की यात्रा को दर्शाता है। मीन ये जो है आईएमडी मौसम विभाग जो है उनका 150 साल की यात्रा कैसे कैसे ये सपोर्ट किए हैं इंडिया के डेवलपमेंट में और लोगों के हेल्प किए हुए हैं। तो इस कारण से जो है इनका याद के रूप में जो है इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। और इसे दिल्ली की स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया। कौन सा क्या है, तो स्ट्रीट आर्ट जो है ये कला का एक क्या है, ग्रुप है, जो दिल्ली में अवेलेबल है। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट जो है इसके द्वारा सहयोग किया गया है। यह आईएमडी के लोधी रोड मुख्यालय को एक दृश्य कथा में बदल देता है। आईएमडी का जो है लोधी रोड मुख्यालय जो है उसको एक दृश्य कला में बदल देता है। वैसा ही दिखते हुए यहाँ पे कुछ कलाकृतियां की गई है। और यह कलाकृति भारत की मौसम संबंधी प्रगति और समाज में मौसम विभाग के विज्ञान की भूमिका को दर्शाती है। आप लोग देखे होंगे दिल्ली में जो भी एयर है बहुत पॉल्यूटेड हो गया, ये सब चीज़ें जो है नापना, ये सब इंडिया में पहले ही हम लोग को पता चल जाता है कि आपका बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सब चीज़ें जो है आईएमडी की चेतावनी हमें दी जाती है, जिससे हम लोग सतर्क हो जाते हैं। तो ये भी डिपार्टमेंट हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट अपडेट में, ये हमारा फिर से एक रिपीट करते हैं, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। क्या नाम है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है, तो ये अजमेर में किया गया है, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन, तो अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन अजमेर, ठीक है। आपको इसके बारे में क्या अपडेट है, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, सम्मेलन हुआ था ऐसे ही। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का उद्घाटन आयोजन किया जा रहा है, जो 10 दिवसीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन है। ये 10 दिन के लिए चल रहा है
और यह आयोजन 17 फरवरी 2025 को खिचड़ी तुलाई रस्म के साथ शुरू हुआ। एक रस्म है उन लोगों का जो इस रस्म से जो है 17 फरवरी 2025 को ये शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधन करना है। मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा बहुत सारी चीजों को सामना किया जाता है, उनको समाज से, सोसाइटी से अलग किया जाता है। तो ये मुद्दों को जो है इसमें उठाया जाएगा और उठाया गया है। और यह गतिविधि सलोनी नायक के गुरु अनीता बाई के याद में आयोजित किया गया। ठीक है, गद्दीपति जो है उन लोगों में एक हेड होता है जिस सलोनी नायक नाम है उनका, उनके गुरु अनीता बाई की याद में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा होते रहता है। यहाँ पे विभिन्न राज्यों से 2000 से अधिक ट्रांसजेंडर समुदाय इसमें भाग ले रहे हैं। 2000 से अधिक जो है ये ग्रुप बनाए हुए हैं और इसमें जो है अपने समुदाय को और विकसित करने के लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसके लिए वीडियो आपका अपडेट में और भी आगे इनके बारे में दिए गए हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। देखिए अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो देख रहे हैं आप, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025, पूछेगा कहाँ है तो आप लोग क्या नाम देंगे, अजमेर। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है। फिर कब हुआ था तो 17 फरवरी 2025 को ये सम्मेलन हुआ था। चलते नेक्स्ट अपडेट में दिए हुए हैं कि फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया है। भूकंप झुंड जो है, भूकंप बार बार एक ही जगह पे किसी कारणवश आते रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा हार्ड भूकंप नहीं आता है, स्लो फॉर्म में आता है, तीव्रता ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे भूकंप झुंड बार बार आ रहे हैं जो जिसके कारण से वहाँ आपातकाल की स्थिति में रखा गया है। जिसका नाम कौन सा देश है, किस देश में आ रहा है बार बार, तो हमारा ग्रीक जो है देश का नाम है। ग्रीस में सैंटोरिनी, आईओएस, अमोरगोस और अनाफी के समुद्र के अंदर भूकंप, ये सब जगह है जहाँ पे समुद्र के अंदर भूकंपों के झुंड के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। ठीक है, इसके यहाँ पे जो समुद्र है उनके अंदर भूकंप के कारण भूकंप झुंडों के कारण जो है आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके भूकंप आ रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपातकाल इमरजेंसी घोषित किया गया है। और ये समान तीव्रता की कई भूकंपीय घटनाएं एक छोटे से क्षेत्र में एक के बाद एक आती रहती हैं। ठीक है, एक के बाद एक यहाँ पे हिलते वाइब्रेट करते रह जाता है। इन झुंडों में अक्सर हजारों कम तीव्रता वाले भूकंप शामिल होते हैं जो हफ्तों तक बिना किसी बड़े झटके के आते हैं। मीन ये सप्ताह मतलब महीनों तक जो है, हफ्तों तक, ये कुछ दिन तक, मतलब आपको बड़े झटके, बिना किसी बड़े झटके, आपको बताया था मैंने कि थोड़े थोड़े करके जो है कम तीव्रता वाले भूकंप बार बार आते रहते हैं, जिस कारण से इन्हें भूकंप झुंड का नाम दिया गया है। और ये आमतौर पर सक्रिय भूपातीय क्षेत्रों में होते हैं जहां भूकंपीय ऊर्जा बनती है। मतलब जो है भूपातीय क्षेत्र जहाँ पे समुद्र वगैरह होगा, अच्छा खासा वोल्केनो टाइप से जगह होगा, वहां पे जो है हमें इस चीज को बनते हुए वहाँ, क्योंकि वहाँ भूकंपीय ऊर्जा जो नीचे से जो उसको कपकपाने के लिए हेल्प करती है, उसको वाइब्रेट करने के लिए, तो वहां पे जो है ये चीजें हमें अधिक देखने को मिलती है, ताकि वहाँ एनर्जी बाहर। आप लोग जानते हो भूकंप का क्राइटेरिया क्या है। भूकंप जो भी आपके अंदर में प्लेट का खिसकना, वोल्केनो इरप्शन होना, उसके पहले जो है अर्थ का जो है वाइब्रेशन होना, ये आम बात है। और भी चीजें हैं जिस कारण से वेव बाहर आती हैं और जो भी अर्थ है उसको वाइब्रेट करते रहती हैं। तो ये सब चीजें, यही रीजन है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट अपडेट के। हमें बस समझना है भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया है, तो क्या नाम है उसका, मिस्र। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा दिवस समाचार पत्र में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य से होकर बहती है। ये सौपर्णिका नदी इंडिया की ही नदी है, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, अगर याद है तो बड़ा बहुत अच्छा है। और ये कर्नाटक से होकर बहती है। ठीक है, पर्यावरणविदों के कोल्लूर मलुम्बिका मंदिर के पास सौपर्णिका मंदिर में नदी में बहते हुए प्रदूषण पर चिंता जताई। यह नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से कोराचद्री पहाड़ियों से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती है। यह अरब सागर तक पहुंचने से पहले बिंदुर तालुक और मुकाम्बिका मंदिर के पास से होकर गुजरती है। यह नदी हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जिसका नाम गरुड़ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसके बारे में माना जाता है उन्हें तट पर तपस्या, उन्होंने इसके तट पर क्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, सुपर्णा जो थी यहाँ पे इनके तट, इस नदी के तट पर तपस्या की थी। ये टोटली ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो इस नदी के आसपास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एरियाज कवर, नदी वगैरह में इस पे इसके जो नदी की जो गुजरी हुई है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया बन गया है, जिस कारण से ये चर्चा में है। समाचार पत्रों में भी इसकी जो है अपडेट दी गई थी।
तो ये हमारा क्या नाम है इसका, तो सौपर्णिका नदी है और कहाँ से बहती है, तो कर्नाटक पे, ठीक है। सौपर्णिका नदी कर्नाटक से बहती है, ठीक है, आपको याद होगा सौपर्णिका नदी कर्नाटक से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पीएम आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मीन ये जो योजना बनाई गई थी तो क्या इससे हमें फायदा है, किस बेसिस पे ये लाया गया है, कौन से एरियाज में लाया हुआ है। तो ये हमारे किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, किसानों की उपज के लिए, उनका ग्रो के लिए, जो फसल वो उगाते हैं उनके लिए एक मूल्य सुनिश्चित करना जो है इसकी पीएम आशा योजना की उद्देश्य है। तो इस ये क्यों चर्चा में है, तो केंद्र ने 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को 25-26 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। ये इसी साल तक था, 24 तक था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 25-26 तक किया है। यह योजना किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करती है, उनके फसल जो भी वो बोए हैं उनका एक लिमिट, और उनके लिए जो अच्छा हो, उनका जो भी प्रोडक्शन उसमें वर्क, प्रोडक्शन बनाने में, उसका उपज करने में जो भी उनका कॉस्ट लगा है उसके अकॉर्डिंग जो है मुनाफा के लिए जो है ये मूल्य सुनिश्चित करती है। और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करती है, जो भी आवश्यक वस्तु है, लाइक एज उसका वाटर इरिगेशन हुआ, उसका खाद हुआ, फर्टिलाइजेशन, ये सब को जो है वस्तुओं की कीमती को जो है ज़्यादा हाई ना हो, उसको क्या करती है, लिमिट में रखती है। उसके बाद है मूल समर्थन योजना, पीएसएस के तहत सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, एमएसपी, पर दालें, तिलहन, खेसरा, खोपड़ा खरीदती है। और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 24-25 के लिए तूर, अरहर, उड़द, और इसका जो है इतने परसेंट खरीद को मंजूरी दी गई। मतलब इतना अगर एक जो भी किसान ये उपजाएंगे तो ये टोटली जो है सरकार उससे उनसे खरीद लेगी, पूरी 100% की बात है, ठीक है। मतलब 100% वो जितना बेचना चाहे वो खरीद सकती है गवर्नमेंट उससे। तो यही जो है अपडेट था इसकी के लिए, मतलब किसानों को एक तरह से सपोर्ट किया जाता है और उनका प्रोटेक्शन में जो भी है कोई सी चीज़ का रेट हाई ना हो, और वो उन किसानों को इसमें दिक्कत नहीं हो, आमदनी में सोर्स में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो बहुत मेहनत से उपजाते हैं, बट उनके पास अपने फसल का रेट तय करने का जो है राइट नहीं दिया जाता। तो इसके लिए सरकार इस सपोर्ट में आई है और ये योजना चला रही है। तो ये भी जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2025 तक 26 तक इसको बढ़ा दिया गया, एक साल के लिए और इसको इंक्रीज किया गया। आपको याद होगा पीएम आशा योजना किस लिए संबंधित है, उद्देश्य क्या है इसका, तो किसानों के उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, ये रेट के लिए फिक्सेशन के लिए ये योजना लाई गई है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है। तो इसका नाम है हमारा ब्राजील जो है देश, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन कर रहा है, तो ब्राजील। आप ब्रिक्स और ब्राजील, ब्रिक्स और ब्राजील याद होगा आपको, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 इसी साल का है। और ब्राजील देश याद, नाम नाम जो है देश का याद हो गया होगा, ब्रिटिश, सॉरी ब्राजील और ब्रिक्स, ब्राजील और ब्रिक्स। ब्राजील 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, कब होगा ये, तो 6 से 7 जुलाई को 2025 में रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे, जगह देख लीजिए यहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा, तो 6 से 7 जुलाई को। और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, ब्राजील बहुत बड़ा है, बड़ी है, सॉरी, ब्राजील बहुत बड़ी है। तो रियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, जिस कारण से वहाँ बहुत सारे जनरेटर चलते हैं, ठीक है, ब्राजील बहुत बड़ी है जिस कारण से वहाँ बहुत जनरेटर चलते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, कहाँ पे करेगा, तो बड़ी, मतलब रियो डी, और जनरेटर मीन जेनेरियो, ठीक है, ये जगह का नाम है। और बड़ी मीन ब्राजील, ब्रिक्स जो है सम्मेलन कहाँ होगा, तो आपका ब्राजील में होगा, 6 से 7 जुलाई को होगा, रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और 2025 के अध्यक्ष रूप में ब्राजील का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधार, वैश्विक दक्षिण देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। दक्षिण देशों के बीच जो है सहयोग पे क्या करना है, ध्यान केंद्रित। हम लोग भी दक्षिण वाले जो भी है इस देश आते हैं, ठीक है, आप लोग मैप पे देखिएगा एशिया में हम लोग किधर है,
तो दक्षिण देश वाले ही हैं। और इनके मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा की गई थी। कितने देश थे शुरू में, यहाँ देख सकते हैं, ये 4 देश है जिनके द्वारा जो है ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। उसके बाद जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009 में शुरू हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका आकर शामिल हुआ। इस समूह में अब 11 पूर्ण सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। तो अधिकतर जो इसमें एशियन, जो भी एशियन कंट्रीज में शामिल है। तो ये जो है इसका विस्तार लगभग ज़्यादा दिन, अभी 15 साल हुआ है, लगभग 15 से के साल के आसपास हुआ है। और 11 जो है बहुत तो मेन कंट्रीज में शामिल है। हमारा रूस और चाइना भी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल है। एक ही कमी है जिसका जापान है, ठीक है, यहाँ पे उसकी कमी है, आ जाना चाहिए उसको इसके सहयोग में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में क्या नाम था इसका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, और 6 से 7 जुलाई को इसके जो है ये कार्यक्रम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। आईओसी हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसका 8वां संस्करण कहाँ होगा, तो मस्कट, ओमान में। हिंद महासागर ओमान में, हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में, हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में, ठीक है, आपको याद हो गया। भारत तो सिंगापुर और ओमान, मस्कट ओमान में जो है, सिंगापुर और मस्क ओमान, ठीक है, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। कहाँ पे, ओमान में। तो हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक वार्षिक मंच है और यह प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं, अधिकारियों, निजी क्षेत्र में प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का साथ लाता है। तो ये जो है बहुत सारे लोग जो है महासागर जानते हैं आप लोग कि हिंद महासागर कितना इम्पोर्टेंट है सी पोर्टिंग के लिए। जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है वाटर के थ्रू हम लोग अपने सामान को दूसरे देश में भेजते हैं। ये बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ क्या है, जो भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस करते हैं वो है। जिस कारण से यहाँ पे हमें हिंद महासागर के लिए कुछ चीज़ों को सहयोग करना चाहिए। इसी के लिए जो है यहाँ पे एक वार्षिक मंच ये हर साल आता है और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, हिंद महासागर से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नेताओं, अधिकारियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को एक साथ ये लेकर आता है। हिंद महासागर ऐतिहासिक रूप से प्रमुख व्यापार मार्ग था, ये बताया मैंने। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जान रहे होंगे कि इंडिया के लिए भी आए थे उधर से ही सब, ठीक है, अंग्रेज के टाइम की बात कर रहा है। फिर है जो भारतीय व्यापारियों और पल्लव, चोल, आंध्र जैसे राजवंशों से ये ऐतिहासिक रूप से प्रमुख व्यापार मार्ग था जो भारतीय व्यापारियों और पल्लव, चोल, आंध्र जैसे राजवंशों से सब प्रभावित था। हिंद महासागर वैश्विक कंटेनर यातायात का 70% और भारत के ऊर्जा व्यापार का 90% संभालता है। देख लीजिए कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ओमान में, और ये 8वां संस्करण है। कौन सा है, 8वां संस्करण। ये भी पूछ सकता है कौन सा संस्करण है, तो हिंद महासागर 8वां है, ठीक है, हिंद महासागर है 8वां संस्करण है और कहाँ पे होता है, ओमान में, ठीक है, हिंद महासागर ओमान में इसका संस्करण 8वां चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर को शुरू किए जाने वाले मिशन स्पॉट्स का उद्देश्य क्या है, तो ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों, ये हौथी विद्रोही जान रहे युद्ध पहले से होते रह रहा है इन लोगों का, अभी तक खत्म नहीं। यूरोपीय संघ द्वारा जो है ये एक हाल ही में लाल सागर में शुरू की जाने वाली मिशन स्पॉट्स का उद्देश्य क्या है, तो होती विद्रोही क्या करते हैं, तो वहाँ पे वाणिज्यिक जो भी कॉर्पोरेट कमर्शियल जो जहाज होते हैं उनको क्या करते हैं, ये हमला करके उसको उड़ा देते हैं। तो उसके लिए जो है सेफ्टी के लिए ये मिशन स्पॉट्स जो है, स्पॉट्स जो है इसका लॉन्च किया हुआ है। तो यूरोपीय संघ ने ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों से संबंधित हमलों में लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए मिशन स्पॉट्स की शुरुआत की है। यह यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन में लाल सागर, अनद की खाड़ी और आसपास के पानी में युद्धपोत और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तैनात करना शामिल है। मीनिए जो है खाड़ी ये सब देख रहे हैं, लाल सागर, अदन की खाड़ी, यहाँ जो है पानी में युद्धपोत और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो है वो लोग वहाँ पे तैनात करना चाहते हैं। उसके भाग लेने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम भी शामिल है। सख्त नियमों के तहत काम करने वाले स्पॉट्स जहाज ग्रीस
के लड़ीसा में तैनात है और उन्हें केवल हौती हमलों के जवाब में फायर करने की अनुमति है। मीन ये जो है जो भी वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने वहाँ पे सख्त नियमों के तहत काम करने वाले एस्कॉर्ट्स जहाज वहाँ पे तैनात किए हुए हैं, जो केवल हौती हमलों के जवाब में फायर करेगा। और मिशन जिसे शुरू में 1 साल के लिए योजनाबद्ध किया गया था, यह मिशन जो है शुरू में 1 साल के लिए किया गया था, जो अभी और इसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे ये बातें समझ में आ रही है। वाणिज्यिक जहाजों देखिए, जो भी वाणिज्यिक जहाज का मतलब हुआ कि वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो भी जहाज काम में ले रहे हैं ना, वो फाइटिंग के लिए नहीं होता है। तो उसके लिए जो है हौती विद्रोहियों से बचाने के लिए वो लोग उन्होंने इस मिशन एस्पॉइट्स जो है जहाज लगाया, और इस मिशन का ही नाम है मिशन एस्पॉइट्स। ठीक है, तो समझ आ गई होगी ये क्या अपडेट है। इसके लिए जो है ईरान के साथ जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम यहाँ पे एक मिनट, भाग लेने वाले देशों में इसमें कौन कौन से देश भाग लिए हुए हैं, तो ये फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम इसमें देश शामिल है। और इसमें जो है ईरान क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, वो हौती विद्रोहियों को समर्थित करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है कि आप लोग इस पे क्या करें, अटैक करें, ताकि इनका कमर्शियल जो भी जहाज वगैरह है वो नष्ट हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये 4 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम मिल के जो है एक वहाँ पे मिशन एस्पॉइट्स जो है चला रहे हैं। तो आपको ये अपडेट समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 740 करोड़ सुरक्षित किए, मतलब उनको प्रदान किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो कौन सा देश है, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा अभियान है, तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 740 करोड़ रुपए मिले हैं, जो भारत में सबसे अधिक है। यह योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का नया संस्करण है और शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। आप लोग जानते हैं यूपी में बहुत लोग जाकर, बहुत सारे स्टेट से लोग जाकर पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 740 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जिससे जो है इनका राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा हो पाए। उसके बाद है पीएम USHA उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों और वरीयता के अनुरूप होने पर जोर देता है। ये मतलब जो है पीएम USHA उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं। आश्वासन के लिए निर्धारित मानदंडों, उन्होंने NEP वगैरह लगा रहे हैं, तो आपको पता है। तो इसमें बहुत न्यू न्यू फंक्शंस आएंगे, तो इसके लिए जो है पहले से ही यहाँ पे इतना फंड दिया गया ताकि वो विकसित कर पाए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। किसको मिला, तो उत्तर प्रदेश को। आपको ये याद, उत्तर प्रदेश याद हो गया होगा, मुझे पता है। उसके बाद है किस देश में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की तीसरी बैठक की मेजबानी की। किस देश ने आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की तीसरी बैठक की मेजबानी की, कौन सा देश है, हमारा भारत है। ठीक है, आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 को दिल्ली में हुई, जो 2009 में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से इसकी यह तीसरी बैठक है। व्यापक समीक्षा के लिए सितंबर 2022 से शुरू की गई समझौते की व्यापार सुविधा और पारस्परिक लाभों को बढ़ाने के लिए 8 उप समितियों का स्थापना किया गया। हाल ही में हुई बैठक में बातचीत की प्रगति का आकलन किया गया। आगे के विचार विमर्श के लिए फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई और कार्यक्रम को अद्यतन किया गया, जिसमें उप समितियों को निरंतर बातचीत के लिए निर्देश दिए गए। मतलब ये जो है आपका व्यापार समझौते से लेकर एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें तीसरी बैठक, ये जो भी चीज़ था, समझौता कब हुआ था, 2009 में ही हो गया था, जिसके बाद ये आज तीसरा बैठक जो है 16 से 19 फरवरी के बीच हुआ है। और इसमें किस लिए, कौन कौन से टॉपिक पे काम हुआ है, तो व्यापार सुविधा, पारस्परिक लाभ को बढ़ाने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें बन रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपस में हम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सब बातों को जो है यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जो है 2022 में शुरू की गई समझौते की व्यापार सुविधा एवं पारस्परिक लाभों को बढ़ाने के लिए 8 उप समितियों का स्थापना किया गया। ये 8 उप समिति बनाई गई और इसमें बातचीत के लिए और संबंध अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बना रहे,
पारस्परिक लाभ हो, जिसके लिए इसकी समिति का बैठक तीसरा चरण जो था हुआ, जिसकी मेजबानी किसने किया, तो भारत ने किया। तो एक व्यापार से रिलेटेड ये मुद्दा है जिसको आप लोग समझ लीजिएगा। आसियान बहुत फेमस होता है, आप लोगों को ये चीजें याद रखना होगा। वास्तु व्यापार समझौता किया गया और तीसरी बैठक किसने किया, तो भारत ने। फिर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, यहाँ पे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 जो है, भारत के सरकारों का निर्माण, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत। इसका थीम क्या था, WGS का थीम 2025 का क्या था, तो भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 11 से 13 फरवरी जो है तक दुबई में भविष्य के सरकार का निर्माण थीम के तहत प्रारंभ हुआ। यह 12वें संस्करण, ये कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण आप लोग देख सकते हैं। इसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ इकट्ठा हुए, मतलब बहुत सारे कंट्री के जो है नेता, जो नीति निर्माता, आपका लॉ वगैरह लगाने बनाने का काम करते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए और शासन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरते रुझानों की चर्चा की। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव ने किया। इन्होंने भारत की हरी विकास और जलवायु लचीलापन की प्रतिबद्धता को जो है रेखांकित किया, जो देश से चल रहे पर्यावरणीय पहलों के अनुरूप है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे पर्यावरण के लिए जो यहाँ कदम उठाई गई है, इसका भी जिक्र वहाँ पे उन्होंने किया था। और ये कहाँ हुई थी, WGS, और थीम क्या था, तो भविष्य की सरकार रो का निर्माण, और ये कहाँ हुआ था, दुबई में। तो यहाँ पे जलवायु लचीलापन पर ये सब जो आप लोग समझ गए होंगे, ये सीधे यहाँ याद रखिए। पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। WGS कब हुआ था, तो यहाँ पे 11 से 13 फरवरी तक, और कहाँ हुआ था, तो दुबई में। बस इतना जो है आते हैं। उसके बाद है हमारा 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता, ये जो है पुणे में किया गया है। इसकी अपडेट क्या है, तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता जो है 20 फरवरी से 22 फरवरी तक 2025 के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ठीक है, यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC की तरफ से आयोजित किया जाएगा। और यहाँ भी ये शुरू हो चुका है। इस सम्मेलन में AI, साइबर सुरक्षा, अफ्रीकी परिवर्तन जो है, समुद्री अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पे जो है ये 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कब हुआ था, ये हो रहा है, तो 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच होगा। और ये कौन सा संस्करण है, तो 9वीं संस्करण है। और कहाँ हुआ है, तो पुणे में। आपको ये समझ आ गया होगा, एशिया आर्थिक वार्ता नाम है, और कहाँ हुआ था, तो पुणे में 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच। ठीक है, ये चल रहा है। और किस किस टॉपिक पे हो रहा है, तो ये वार्ता में क्या क्या बातें हो रही है, तो AI, साइबर सुरक्षा, अफ्रीकी परिवर्तन, समुद्री अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, आप लोग डॉलर वगैरह का समझ रहे हैं, मैटर चल रहा है अभी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है। उसके बाद यहाँ पे जलवायु परिवर्तन भी इसमें शामिल किया गया है। इस टॉपिक पे को लेकर जो है इस पे बहस चलेगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो क्या नाम है उसका, छठा जो है इसका स्थान दिया गया। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो ये कौन सा स्थान है, हमारा छठा स्थान ये दिया गया है। क्या नाम है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में जो है भारत को कौन सा स्थान दिया गया, छठा। तो भारत जर्मन वाच में जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में छठे स्थान पे है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु जोखिम सूचकांक छठे स्थान पर है, और जो इसकी जलवायु संवेदनशीलता को दर्शाता है, 1993 से 2022 के बीच यह चरम मौसम की घटनाओं को से प्रभावित 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल था। भारत का इन घटनाओं के कारण वैश्विक मृत्यु दर में 10% और आर्थिक मतलब जो है ये जोखिम सूचकांक है, जो 1993 से 2022 के बीच ये चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित जो है हमारा देश हुआ है, और 10 सबसे प्रभावित देशों में शामिल हमारा भारत भी था। और इसके लिए क्या क्या हमें प्रॉब्लम हुई है, तो मृत्यु दर जो है 10%, उसके बाद आर्थिक नुकसान जो है 4.3% योगदान मतलब हुआ है। उसके बाद देश में बाढ़, गर्मी की लहरें, चक्रवातों का सामना किया, जिसमें ये सब टाइमिंग दिए हुए हैं। 1993, 98, 2013 में पड़ी बाढ़ आई।
2002, 2003 और 2015 में गंभीर गर्मी की लहरें, 2015 की बात हो रही है यहाँ पे, हाल फिलहाल की टाइमिंग है। और गंभीर गर्मी की लहरें आई। 400 से अधिक चरम घटनाओं के कारण भारत में 180 बिलियन डॉलर जो है इसका नुकसान, कम से कम नुकसान हुआ। ये बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। साथ में जो है 80,000 के आसपास जो है मौतें हुई है। तो ये जो है जर्मन वाच के जलवायु सूचकांक 2025 में भारत कितने स्थान पे है, तो छठे स्थान पे है। ये जलवायु के कारण से जोखिम जो उठाया है भारत, उस मतलब इसका मतलब यही हुआ, जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो भी मौसम में चेंजिंग हो रही है, इससे भारत को कितना मतलब घाटा हुआ है, तो 180 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। और साथ में 80,000 से अधिक मौतें हुई है। इस मामले में इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भारत छठे स्थान पे है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है। ठीक है, मतलब ये इंडिया का कोई रोल नहीं है इसमें। इंडिया अगर चाहे तो क्लाइमेट चेंज को मैनेज कर सकता है, बट अकेले इसके साथ नहीं हो पाएगा। बहुत कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को इसमें शामिल होना होगा। ठीक है, तब जाके प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो अपने स्तर पे जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उसको भी हम अपने स्तर पे साथ साथ पेड़ पौधे और क्लाइमेट को देखते चले तो ज़्यादा बेटर होगा। जिस कारण से हम लोग अभी छठे स्थान पे जोखिम सूचकांक में हमारा 2025 में किया गया है। और ये किसने किया? जर्मन वॉच के द्वारा ये किया गया है। आपको ये अपडेट कैसा लगा? और आप लोगों को ये याद हो गया होगा, जलवायु जोखिम सूचकांक छठे स्थान पे हम लोग हैं। टोटल टॉपिक में मैं बार बार रिपीट करके आपको याद करा चुका हूँ, तो इसको आप लोग एक बार और स्क्रॉल करके देख लीजिएगा फिर से वीडियो को। और आपको ये चीज़ें समझ आया होगा। तब तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को जो भी रिस्पॉन्स देना है वीडियो पे, मैं फिर से नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। आप लोग अंत तक बने हैं, बहुत ही आप लोग सीरियस है, इसका मतलब जो है आप लोग और भी वीडियो को जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिसमें कोई अमाउंट लगने वाला नहीं है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलेगा। और आशा है और निश्चित मेरे को गारंटी है कि इससे एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड जरूर इसमें आएगा। अपकमिंग जो अप्रैल मार्च का जो भी एग्जाम होने वाला है, उसमें जो है जरूर इससे आपको 2-3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर आएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और भी मैं न्यू न्यू अपडेट लेकर आते रहता हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट का जॉब से रिलेटेड, जो जॉब आने वाली वैकेंसी अभी उसके बारे में जो है हमारे पास जो भी व्यक्ति हैं वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण से मैं वीडियो लेकर आता हूँ कि वैकेंसी इतनी तारीख को आने वाली है, आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाता है, जिस कारण से आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक माय डियर सब्सक्राइबर्स।